नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग ईवीएस अर्थात इन्वायरमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो कि हमारा सीटेट दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम में पेपर में आने वाला है। उसके प्रश्नों को हम लोग ईयर वाइज या कह लीजिए कि साल वाइज हम उसको देख रहे थे, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको पूरा कोर्स चैनल पे पढ़ा रखा है, प्ले लिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा, आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के पेपर को सॉल्व करते हैं और अपने क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए, आज का जो आपका ये पेपर है, ये आपका पेपर जो है 2016 का है, ठीक है। 2016 सितंबर का पेपर है। इसके पहले मैंने आपको 2016 फरवरी का पेपर करा दिया है। आज का जो है 2016 सितंबर का हमारा ये पेपर है, इसको हम लोग बनाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, ध्यान से आप पढ़िएगा और एक एक चीज़ों को बनाइएगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया, यानी कि 6 उपविषय हैं उसको निर्मित किया गया है। इसमें पौधे और पशु, देखिए जो पौधे और पशु हैं, पौधे और पशु इनको किस में रखा गया है, कह रहा है कि इनको जानबूझकर परिवार और मित्र। आपको याद होगा तो ईवीएस में 6 मुख्य विषय हैं, परिवार और मित्र, भोजन, आवास, पानी, यात्रा और हमारा लास्ट वाला है चीज़ें जो हम करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पौधे और पशु को कहाँ रखा गया है, परिवार और मित्र में जानबूझकर रखा गया है। कह रहा है कि इसके लिए निम्नलिखित में से, यहाँ से ध्यान देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, ठीक है। अर्थात वो कह रहा है कि भाई जब हमने परिवार और मित्र में पशु और पौधों को क्यों रखा है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इन चारों ऑप्शन में कहा है कि इसमें एक को छोड़कर शेष सभी सही है। तो चलिए उसको हम पहचानते हैं। पहला नंबर लिखा कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों का साझा करते हैं, इस बात को उभारना किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविका पशुओं या पौधों पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। देखिए, ये तो हमेशा सही होगा कि ये तो हमको बताना ही है कि भाई किस प्रकार से पशु और मनुष्य का जीवन एक दूसरे से संबंधित है। लास्ट पढ़िए, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों एवं पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, ये भी सही है। और देखिए, पहला नंबर भी हमारा सही है। आप जरा सेकंड नंबर ऑप्शन को देखिए, क्या कह रहा है कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से संबंधित है। एक बात बताइए, यहाँ पशुओं के बारे में कहाँ लिखा है, पशुओं के बारे में तो लिखा ही नहीं। इसने तो केवल लिख दिया कि मनुष्य एक दूसरे से कैसे संबंधित है, और हमसे कह रहा था कि पशु और पौधों का क्या संबंध है। तो यही जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, यही हमारा गड़बड़ है, ठीक है। यानी कि फैमिली और फ्रेंड्स में जो हमारा टॉपिक है, फैमिली और फ्रेंड्स, उसमें ये जो रखा गया है, अब आप देख पा रहे होंगे फैमिली और फ्रेंड्स में जो टॉपिक रखा गया है पौधे और पशु, उसको जानबूझकर इसीलिए ही रखा गया है ताकि जो आप सामाजिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से पौधों को या पशुओं को समझें, इस बात को समझें कि उनका संबंध क्या है, साथ ही साथ विज्ञान के दृष्टिकोण से उनका क्या संबंध है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा नंबर ऑप्शन लिखा है वो कह रहा है कि मनुष्य कैसे संबंधित है। भाई यहाँ तो पशुओं का तो लिखा ही नहीं, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पशु के बारे में चर्चा किया ही नहीं था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगला प्रश्न हम लोग ना बनाते हैं। देखिए देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है। सर्वेक्षण मतलब जांच पड़ताल, ठीक है। देखिए, बच्चों को विभिन्न पहला नंबर देखिए, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया के अवसर, बिल्कुल सही है। आप सर्वेक्षण करेंगे तो समुदाय के साथ आपको अवसर प्राप्त होगा मिलने जुलने का। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर, ये भी सही है। जब आप मिलेंगे जुलेंगे तो आप प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिलेंगे और इंटरेक्ट करेंगे। आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना, ये भी सही है।
यानी कि हमारे चारों के चारों आंसर सही हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। सर्वेक्षण मतलब जब आप लोगों के पास जाएंगे, सर्वेक्षण करेंगे, तो आपको अवसर भी मिलेगा, संवेदनशील भी बच्चे होंगे, उन्हें आकलन का भी अवसर मिलेगा कि चीजें कैसे कैसे हो रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये आप कविता पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि देखिए एक कोई शिक्षक हैं, वाष्पीकरण की क्रिया को बता रहे हैं, और उसके बाद एक 7 से 8 वर्ष के बच्चे को बता रहे हैं कि भाई बताओ इसमें से पानी कहाँ गया। तो बच्चा क्या उत्तर दे रहा है, बच्चा कह रहा है पानी गुम हो गया। फिर कह रहा है कि कटोरे ने पानी पी लिया या सोख लिया। कह रहा है आग ने पानी पी लिया या भगवान ने पानी पी लिया। ये बच्चा बता रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। यानी कि ये उत्तर आपको क्या बता रहा है कि बच्चे जो जो बच्चा विचार दिया है आपका, इस उत्तर के अनुसार आप बताइए उसका विचार कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब जब आप ऑप्शन पढ़िए, जैसे ही आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए क्या क्या लिखा है। पहला लिखा है कि बच्चे का उत्तर तर्क संगत नहीं है। देखिए बच्चे का उत्तर बिल्कुल तर्क संगत है, वो जो देख रहा है वही बता रहा है। दूसरा, बच्चे की सोच गलत है। तीसरा, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। चौथा, बच्चे के बारे में वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। और यही हमारा राइट आंसर है। यानी कि बच्चा वाष्पीकरण का एग्जैक्ट रीजन नहीं जानता, इसलिए वो बता रहा है कि पानी सोख लिया, पानी गायब हो गया, भगवान ने पी लिया। हालांकि वो गलत कुछ नहीं कह रहा है, सब सही कह रहा है, लेकिन अपने अनुभव के आधार पे, क्योंकि उसको पता तो है नहीं, इसलिए उसका जो विचार है वो वैकल्पिक है। ठीक है, वाष्पीकरण के बारे में बच्चे का विचार जो है विकल्पी है। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। देखिए फिर आपसे कह रहा है कि शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। मतलब अगर आप शिक्षक हैं, बच्चा ऐसे उत्तर दे रहा है तो आप क्या करेंगे, क्या उसको डांट के बैठा देंगे या उसको प्रोत्साहित करेंगे। देखिए लिख रहा है कि जल चक्र का एक चार्ट दिखाएं, वाष्पीकरण की परिभाषा दे उसे याद करने के लिए। ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, ईवीएस कभी याद करने के लिए कहता ही नहीं है। उनके विचारों को पुनः पहुंचने के लिए चर्चा प्रारंभ कर दें, बच्चे को बता दें कि वो गलत हैं। तो आप देखिए इन चारों के चारों ऑप्शन में एक जो हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चे से आप चर्चा कराइए और उस बच्चे को प्रयास कीजिए कि छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके, देखो बेटा ऐसा नहीं है, भगवान पानी नहीं पीते, सारी चीज़ों को जोड़ जोड़ के बताइए, उसको प्रोत्साहित कीजिए कि धीरे धीरे वो खुद ही सही उत्तर तक पहुंच जाए कि जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो वो वाष्प बन के हमारा है वायुमंडल में मिल जाता है। ठीक है, तो आपको यही काम करना पड़ेगा एज ए शिक्षक, उसके विचारों को या उनके विचारों को पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ कर दें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए फिर क्या कह रहा है। वाष्पीकरण के विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नमूना हो सकता है। देखिए आप इसमें से क्या ऐसा कर देंगे कि बच्चे वाष्पीकरण को सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। पहला, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। जल चक्र के सोपानों की सूची बनाइए, जल चक्र का आरेख बनाइए, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। देखिए इन सब में से आप खुद सोचिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। अगर बच्चे को पहला नंबर कह दिया जाए कि बेटा बताओ अगर जल चक्र होता ही न तो, तब बच्चा सोचेगा अच्छा अगर जल चक्र ना होता तो पानी न बरसता, पानी न बरसता तो जमीन नीचे न जाता, जमीन के नीचे जाता तो हमको पानी मिलता कैसे। तो वो सारी चीज़ों को सोचने लगेगा, यहाँ से उसकी जो स्किल डेवलपमेंट है धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगी, अर्थात उसमें विविध प्रकार की सोच का विस्तार होगा या विकास होगा। तो जो जो इसका राइट आंसर होगा या आप कह सकते हैं जो सटीक आंसर होगा वो यही होगा कि बच्चे को ये सोचने पे मजबूर कर दीजिए कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, इससे उसकी दिमागी शक्ति बढ़ेगी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे कह रहा है जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। देखिए आप देखेंगे तो भारत के नक्शे में एकदम ऊपर है जम्मू कश्मीर, और उससे सटा हुआ हिमाचल प्रदेश और पंजाब है हमारा। अब देखिए अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो गलत ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश नीचे है, ये तो हो ही नहीं सकता। राजस्थान भी नीचे है, ये भी कभी जिंदगी में नहीं होगा। अब आया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता।
बचा केवल पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा है, इस ऑप्शन की मदद से या कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन की मदद से हम नीचे के अपने ऑप्शंस को बनाएंगे। कह रहा कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उसके क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का विवरण का मिलान कीजिए। अच्छा चलिए मिलाते हैं। देखिए, बांस के बने घर या बांस के खंभों पर ऊंचे बने घर, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। बांस के घर कहाँ बनते हैं? आसाम में। तो पहला वाला कहाँ मैच कर जाएगा? सी नंबर ऑप्शन में। कह रहा है पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। देखिए, पत्थर से या कह लीजिए कि लकड़ी से जो ढालू के जो बने घर होते हैं, ये आपके ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे लद्दाख में। कह रहा है हाउस बोट आपका मिलता है जम्मू कश्मीर में, जो कि यहाँ है नहीं। फिर लिख रहा है मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। तो आपको पता होगा राजस्थान में मिट्टी घर होते हैं ताकि वहां पे ठंडी कम लगे। तो आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो किससे मैच किया है? ऑप्शन नंबर 4 से। और जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो पहला से मैच किया है। तो आप चाहें तो ये दो को मैच करा के आंसर अपना ले सकते हैं। देखिए, बी जो जो बी वाला ऑप्शन है वो 4 नंबर, देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ भी है। ठीक है, ये लास्ट वाला तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पहला से मैच कराया है और पहला वाले भी गलत हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, आपकी अब सब सारी लड़ाई किसमें बची है? दूसरे और तीसरे ऑप्शन में, है ना? तो दूसरे और तीसरे को हम मतलब मैच करा लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि दूसरा वाला कह रहा है कि अब देखिए, बी वाला तो हमारा मैच कर गया दोनों। अब हम ए वाला मैच करा लेते हैं। ए में क्या बोला है? मनाली। मनाली में घर कैसे होते हैं? तो ये ऐसे होते हैं, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू वाले घर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए का सेकंड नंबर, बी का 4 नंबर, सी का देखिए आप असम में पहला नंबर हो गया, और डी का चौथा नंबर यानी कि सॉरी डी का 5वां, यानी कि ये पत्थर से बने घर जिनके फर्श और छतें जो होती हैं लकड़ी की बनी होती हैं। ठीक है, तो देखिए हमने केवल 2 ऑप्शन मैच कराया था, उससे 2 ऑप्शन हमारा कट गया, बचा 2 तो हमने आराम से काम कर लिया। ठीक है, आपको समझ में आया ना हमने कैसे मैच कराया है? अगर आपको वो तरीका नहीं समझ आ रहा तो आप सारे के सारे ऑप्शन को यहाँ मैच करा के भी कर सकते हैं। देखिए, पहला लिखा है मनाली, तो मनाली में जो घर होते हैं पत्थर के या लकड़ी के ढालू से बने वाले घर होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर बनते हैं। लद्दाख में आप देखेंगे तो पत्थर घर बनते हैं लेकिन फर्श और छतें लकड़ी की होती हैं। आसाम में बांस के घर बनते हैं। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए लिख रहा है, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि पशुओं के त्वचा पर जो विभिन्न पैटर्न होते हैं, यानी कि जो आकृतियां होती हैं, वो क्या बताती हैं या क्या दिखाती है। देखिए, कह रहा है कि शरीर की शक्ति को बताती हैं, परावर्तित करती हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती हैं, जलवायु कारण होती हैं जिसमें वे रहते हैं। देखिए, तो पशुओं की त्वचा पर जो पैटर्न होता है, ठीक है, जो पैटर्न होता है वो जलवायु कारण होता है जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, जिस एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं उसी के हिसाब से उनके बॉडी में पैटर्न जो बन जाता है। क्लियर है? चलिए, अगला आपसे कह रहा है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है, उस उस भूमि पर या उस जंगल भूमि पर रहने का और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर उसका अधिकार होता है। आपको पता होगा कि झारखंड की सरकार ने सबसे पहले ये 2007 में सिफारिश किया था कि जंगल अधिकार कानून आदिवासियों के लिए लागू किया जाए। जो व्यक्ति 25 साल से वहां रह रहा है वो जंगल की लकड़ियों को काट सकता है और वहां से पैदा होने वाले खाद्यान्न का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये भारत जंगल अधिनियम था। जंगल अधिकार कानून ये आया था, सॉरी गलत लगा दिया हमने, जंगल अधिकार कानून आपका आया था। और कब आया था? ये 2007 में आया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो आदिवासी कम से कम 25 साल से उस जगह पे रह रहे हैं तो वहाँ के जो भी खाद्यान्न है उनको प्राप्त करने का अधिकार उनको होना चाहिए। ये क्या है? आपका जंगल अधिकार कानून। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग। तो देखिए, मच्छरों से आपका डेंगू फैलता है, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, 2014 में भी आया था। यहाँ भी आपसे पूछा है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, या इसको आप आराम से कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को अपने बनाते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? घटपर्णी
देखिए ये ऐसा पौधा होता है जो राक्षस होता है, यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो वही आपसे लिखा है कि घटपर्णी पौधा भारत में नहीं पाया जाता, भारत में ये पाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ये बिल्कुल सही है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत की ध्वनियां निकालता है, नहीं, ये ध्वनि नहीं निकालता, ये क्या निकालता है, सुगंध निकालता है, तो ये भी गलत हो गया। का मुंह छोटी छोटी कटियों से बना होता है, ये भी गलत हो गया। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन, ठीक है। सेकंड नंबर, ये मेढक और कीड़े मकोड़ों को चालाकी से बुला करके खा जाता है। आगे देखिए लिखा है कि निम्नलिखित किन खाद्य पदार्थों में लौह पदार्थ है। आपको एनसीईआरटी की बुक जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि एक देखिए आंवला होता है, आंवला के बाद होता है गुड़, और गुड़ के बाद पालक। जो लड़का था उस कहानी में बताया था कि लड़का इसी चीज को खा रहा था, क्यों, क्योंकि उसके शरीर में खून की कमी थी। तो आपसे यही तो पूछा है, खून या लोहे की कमी थी। तो लौह की मात्रा किन पदार्थों में ज्यादा होगी, तो जहां आपका आंवला, गुड़ और पालक, ये एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट लिखा है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आंसर मार सकते हैं। आंवला, पालक और गुड़ जहां मिलेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी आए थे। अब देखिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ से आए थे। देखिए तो जो व्यवसायी थे हमारे यहाँ, जो ये मिर्च लेके आए थे, वो कहाँ से आए थे, आपके दक्षिण अमेरिका से, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका से ये हमारे व्यवसायी आए थे जो कि मिर्च लेके आए थे, ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए देखिए, अगर कहीं कहीं जो बुक्स है उसमें लिखा है उज्बेकिस्तान से, ठीक है, उज्बेकिस्तान से आए थे, और ये जो मिर्च लेके आए थे कहाँ से लेके आए थे, दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका आप राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका ऑप्शन है नहीं, तो आप इसका राइट आंसर ये मान लीजिए, ठीक है। देखिए अमेरिका नहीं, आप क्या मानिएगा, उज्बेकिस्तान, क्योंकि उज्बेकिस्तान से लोग आए थे, लेकिन जो मिर्चा लाए थे वो कहाँ से लाए थे, दक्षिण अफ्रीका से लाए थे। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, अमेरिका से नहीं, दक्षिण अफ्रीका से लेके आए थे, लेकिन लेके आया कौन था, आए थे वो उज्बेकिस्तान वाले। क्लियर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उज्बेकिस्तान होगा। आगे देखिए, आगे आपसे कह रहा है कि कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बना लेता है। कैक्टस के जो घोंसले के बीच में अपना क्या कहते हैं उसको, घोंसला बना लेता है, उसको हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ताकि आप भी अभी नॉलेज चेक कर ले कि आपको कितना आ रहा है, आपसे कहीं भूल तो नहीं गया है। तो ये पक्षियों वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 75 नंबर। देखिए कह रहा है कि पशु को पढ़िए और पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखने वाला जीव है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टा रहता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो मैंने आपको बताया था सबसे गन्हौरा जीव होता है, और हफ्ते में एक दिन नहाता है, शौच के लिए नीचे उतरेगा, नहा के फिर ऊपर चला जाएगा, उल्टा लटका रहता है। और ये जानवर कौन होता है, स्लाथ, ठीक है, स्लाथ जानवर होता है, और दिन में लगभग ये 17 से 18 घंटे सोता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, नीचे दिए गए जीवों में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, मनुष्य से 4 गुना। तो मैंने आपको बताया था कि जब 4 गुना की बात करेगा तो 3 सर्वश्रेष्ठ पक्षी, सर्वश्रेष्ठ पक्षी मतलब जो सबसे बलवान होते हैं, चील, गरुड़ और गिद्ध, ये सर्वश्रेष्ठ पक्षी हमसे कितना दूर देखते हैं, 4 गुना। और 3 सर्वश्रेष्ठ जानवर यानी कि शेर, बाघ और चीता, ये हमसे 6 गुना ज्यादा देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, 4 गुना, तो 4 गुना पक्षी, चील, गरुड़ और गिद्ध, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, देखिए इतना लंबा प्रश्न लिखा है, आप इसको पढ़िए, इसका आंसर आप खट से देंगे। देखिए क्या लिखा है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको बताया था कि झूम कृषि में खरपतवार को खेत में ही जला दिया जाता है ताकि खाद बन जाए, और फिर वहां खेती की जाती है। तो यही तो आपसे पूछ ही रहा है कि ऐसी कौन सी खेती होती है, तो आप आराम से ऑप्शन मार देंगे,
झूम कृषि, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, जब कोई सफेरा अपने वाग यंत्र को बजाता है, बीन को बजाता है, तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाग यंत्र के प्रति कैसी अनुक्रिया कर रहा है या कैसे कर रहा है? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, सांप सुन नहीं सकता, जब वो सुन नहीं सकता तो कंपन से अनुभव करेगा। तो कह रहा है सूंघ कर, सूंघता तो नहीं है, सुन कर, सुनता ही नहीं है वो, गति को देखकर, ये भी नहीं सही है। तो अब लास्ट वाला है उस वाग यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, ये सही है, ठीक है। कंपनों को पहचानेगा और उसी के हिसाब से अपना मुंडी हिलाता है, क्योंकि सांप के पास कान नहीं होता, वो सुन नहीं सकते, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, उस वाग यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके वो अपना रिस्पॉन्स देता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं और उसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। कह रहा है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उसके 2 बच्चे हैं, यह कथन है। देखिए सही है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार का केवल एक ही वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है, क्योंकि यह आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि यह कथन, एक बात बताइए, लिखा है परिवार इकाई होता है जिसमें माता पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। देखिए सत्य है, लेकिन पहला जो लिखा है ना कि सत्य है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, जब भैया परिवार कई प्रकार के होते हैं तो यहाँ इकाई क्यों लिख दिया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड नंबर वाला, क्योंकि आदर्श परिवार में ही माता पिता और उनके बच्चे आते हैं, और आदर्श परिवार में और संयुक्त परिवार या चाचा की फैमिली, मामा की फैमिली इसमें नहीं होती। आदर्श फैमिली का मतलब ही है हम 2 और हमारे 2, यानी कि माता पिता और बच्चे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे लिखा है मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। तो आप जानते होंगे पेट में होता है HCl, और HCl क्या है? एसिड। एसिड मतलब अम्ल, यानी कि कैसा होता है? अम्लीय, ठीक है। कैसा होता है? अम्लीय। अगला प्रश्न बनाते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन लंबा है, लेकिन घबराइए नहीं, आपका आंसर फट से हो जाएगा, बस क्वेश्चन लंबा देखने में लग रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आंसर इसका बनाएंगे। कह रहा है कि कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों और पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा। नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला। कुछ विद्यार्थियों ने पत्ती का वर्गीकरण इस प्रकार किया। दवाओं के गुणों वाली पत्तियां, देखिए नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम और केला, इनकी पत्तियां थी। शिक्षक ने कहा इसको तुम लोग अलग अलग करो, तो बच्चों ने अलग कर दिया। कैसे कैसे अलग किया है? जो ए ग्रुप था उन्होंने दवाओं पे कर दिया, बी ग्रुप बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने ए को सही माना और बी को गलत। शिक्षक ने क्या कहा कि बेटा जो ए ग्रुप है वो सही है, बी वाले को गलत कह दिया। अब ध्यान समझिएगा, कह रहा कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षण के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? अर्थात शिक्षक ने ऐसा क्यों किया? भाई बच्चों ने तो, एक बच्चे ने पत्तियों को अलग किया था छोटी बड़ी के आधार पे, दूसरे बच्चे ने किया कि भाई दवाओं के आधार पे, और किसके आधार पे? दवाओं वाली पत्तियां और दवाओं से रहित पत्तियां, अर्थात किन पत्तियों की दवा बनाई जाती है, किन की नहीं। तो अब बताइए शिक्षक का दृष्टिकोण क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है? देखिए पहला, बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिनकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे के वर्गीकरण को बहुत तरीकों से प्रयोग कर सकते हैं। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। यह क्रियाकलाप पत्तों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि शिक्षण का दृष्टिकोण क्या है, तो आप ध्यान समझिए कहना क्या चाह रहा है। शिक्षक क्या चाहता था? शिक्षक चाहता था कि पत्तियों से सूचना ग्रहण की जाए, अर्थात पत्तियां का क्या प्रयोग होता है वो ये चाहता था। इसलिए शिक्षक ने कहा कि आपने जो छोटी बड़ी पत्तियों को अलग किया है ऐसे नहीं करना था, आपको करना था कि किन पत्तियों से दवाई बनती है, किन से दवा नहीं बनती। ये शिक्षक का दृष्टिकोण था। तो आपको क्वेश्चन घुमाया है
आप यहाँ पे बाल केंद्रित समझ के गलती कर सकते हैं, इसलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस हिसाब से आंसर दीजिएगा। तो शिक्षक क्या चाहते थे? शिक्षक चाहते थे कि बच्चे पत्तियों के गुणों के बारे में जाने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप किन विचारों को ध्यान में रखेंगे? बच्चों का रुचियों का ध्यान हो, बिल्कुल सही होना चाहिए। लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सही है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, देखिए मूल्यवान सामग्री होना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, बिल्कुल सही है। अब ऐसा ना हो कि भाई किसी धर्म का क्या किसी अन्य धर्म के बच्चे को बुरा लगे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे ए, बी और डी ऑप्शन सही है, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखिए क्या कह रहा है कि सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर कौन सा है? अब देखिए कह रहा है एक कथन जो है वही गड़बड़ है। चलिए देखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार, गलत। अंक उपलब्धि यहाँ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बच्चे बात करेंगे तो सीखेंगे। बच्चे प्राणों के संबंधन में, ये भी सही है, ज्ञान में सहायता मिलती है। और परस्पर सामंजस्य और सहयोग से सीखते हैं, ये भी सही है। देखिए कभी भी ईवीएस का उद्देश्य नहीं होता कि आप मार्क ले लें, ग्रेड ले लें, अंक प्राप्त कर लें। उसका उद्देश्य हमेशा है कि एक दूसरे के सहयोग से अच्छा जितना आपका माइंड डेवलपमेंट हो जाए, जितना आपका स्किल डेवलप हो जाए, वही हमारे लिए बेटर है। तो अंक प्राप्त करना इसका कोई उद्देश्य नहीं होता, इसीलिए हमारा जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, और हमसे यही पूछा ही था कि एक को छोड़ करके। चलिए अगला कह रहा है समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? देखिए आपको आकलन करना है। आकलन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चों का, जिसके लिए आपको सबसे अधिक हो, देखिए पेंसिल कागज परीक्षण ये हो सकता है, मौखिक प्रश्न ये भी हो सकता है, निर्धारण मापनी ये भी हो सकता है, दत्त कार्य। देखिए अब ध्यान समझिए वो कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि सामाजिक व्यक्तिक विशेषताएं, सामाजिक व्यक्ति मतलब बच्चे समाज में कैसे अपने आप को ढालेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको डेवलप करने के लिए, इसके आकलन के लिए आपका सबसे उपयुक्त क्या होगा? मौखिक प्रश्न। ठीक है, जब आप बच्चे से पूछेंगे मौखिक प्रश्न तो वो बताएगा। जैसे आप कहेंगे बेटा बड़ों के सामने क्या करना चाहिए, तो बताएगा कि नमस्कार करना चाहिए, पैर छूना चाहिए, ये सब सारी चीजें। तो जब मौखिक प्रश्न आप करेंगे उससे आप बच्चे के सोशल स्किल के डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। ठीक है, अगर देखिए यही लिखा होता लेखन तो हमारा दत्त कार्य हो जाता है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे पौधों के बारे में बच्चों से कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती है। देखिए कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन सही है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आइए हम देखते हैं क्या सही हो सकता है या क्या सही नहीं होता। देखिए लिखा है कि बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। अब बताइए क्या बीज पौधे का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है भाई। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, तो क्या ये पौधे नहीं है? बिल्कुल है। घास पौधा नहीं है, ये भी पौधा है। तो जो लास्ट ऑप्शन कह रहा है, देखिए कुछ सब्जियां फल होती हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ सब्जियां फल होती हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि सब्जियों के बारे में बात करें तो जैसे कटहल है वो फल भी है सब्जी भी है, तो आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। ठीक है, और आराम से काम कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ सब्जियां फल होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए जब वे जवान थे तो उन्होंने क्या कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते? उपयुक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? देखिए यानी कि अगर बच्चों से आप पूछेंगे बेटा ये बताओ, घर जाके पूछो पापा मम्मी से कि जब आप लोग छोटे थे तो बहुत सारे पेड़ थे, अब बताइए कौन कौन से पेड़ नहीं है। आपने जैसे ही ये पूछा तो बताइए इसमें बच्चे का किस चीज का आकलन नहीं हो पाएगा। देखिए प्रश्न पूछना ये तो बिल्कुल होगा,
अभिव्यक्ति, बच्चा बोलेगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, ये भी होगा। देखिए यहाँ प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बच्चा प्रयोग थोड़ी करेगा, वो सोचेगा, समझेगा और चीज़ों को बताएगा, या घर जाके पूछेगा, फिर वहां से आके आपको बताएगा। तो प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। यानी कि जो रद्दी कबाड़ खाना में रखा गया है वहां से वो चीजों को बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। शिक्षक का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें से शिक्षक का क्या उद्देश्य नहीं होगा, ध्यान रखिए। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल सही है। बच्चे में पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण, ये भी सही है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये भी सही है। अब ये जो है कक्षा में श्रेष्ठ बच्चे का निर्णय करना, ये उसका उद्देश्य कतई नहीं होता था कि अगर ऐसा करेगा तो बच्चे में डिमोरलाइज होगा और बच्चों को ये लगेगा कि मैं ये नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए सर हमको बाहर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये शिक्षक का उद्देश्य कतई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। अब ऑप्शन नंबर बी, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियां क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। अब देखिए ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा क्या होगा भैया, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, बच्चों का स्व आकलन, शिक्षकों का स्व आकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कह रहा है कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियां क्या थी, मुझमें कठिन क्या लगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ऊपर के जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर के ये हैं शिक्षक के लिए और नीचे के जो है बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे बच्चे और शिक्षक दोनों का आकलन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगला कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए भैया। तो भाषा हमेशा आपकी ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की दिन प्रतिदिन भाषा से संबंधित हो, यानी कि बच्चे जो भाषा बोलते हो उससे संबंधित हो, ताकि उनको सीखने में थोड़ी सी आसानी हो। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घर में नहीं रहते, यानी कि हमारे घर में जो जानवर नहीं रहते हैं उनमें उनको रंग भरने के लिए कह रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है। एक बात बताइए, अगर आपके पास कोई चीजें नहीं है, आपसे कहा जा रहा है कि बनाइए, तो आप कुछ ना कुछ सोच के बनाएंगे ही बनाएंगे, यानी कि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, तो उसमें सृजनात्मकता का विकास तो होगा ही होगा। अगला कह रहा है कि अवलोकन का विकास, ये भी होगा। वर्गीकरण कौशल का विकास, ये भी होगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि अलग अलग जानवरों पे वो अलग अलग चित्र को बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये राइट आंसर हो जाएगा। डाटा संग्रहण करना ये आपका आंसर नहीं होगा, यानी कि ए, बी और सी आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सितंबर 2016 ईवीएस का पेपर सोल्यूशन। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जिससे आपसे नेक्स्ट वीडियो में